नमस्ते दोस्तों। 12 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, इन तीनों से डेली न्यूज़ लेते हैं, 5 से 6 न्यूज़, और उनको अपन डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि उसका प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस के लिए वहाँ से क्या पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रीलिम्स एंड मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपन साथ ही साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी सारी प्रोसेस रहती है डेली की। न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना है, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है ना। ओके, तो आज की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली न्यूज़ क्या थी? भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी और रोड मैप टू 2030, पीआईबी और द हिंदू दोनों में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर थे। ठीक है, और दोनों देशों के बीच में अपने द्विपक्षीय संबंधों को और भी रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बढ़ावा देने के लिए कुछ अपग्रेडेशन हुआ है। दोनों ही पक्षों ने रोड मैप टू 2030 जारी किया, जिसके तहत रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, खेल, विज्ञान सहित 18 जो प्रमुख जो क्षेत्र है वहां पर काम करने को लेकर के बातचीत हुई है। देखिए, इस दौरे के से न्यूजीलैंड का जो दौरा रहा पीएम का, उससे अपन क्या चीजें प्रीलिम्स के लिए निकाल सकते। देखिए, सामरिक महत्व क्या है? न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अब आपका एक काम है, गूगल करिएगा इसको और मैप देखिएगा कि भाई कहां पर न्यूजीलैंड की स्थिति है। ठीक है, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में, जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक जो विजन है, उसमें महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में न्यूजीलैंड इंडिया का साथ देता हर बार। ठीक है, समुद्री डोमेन जागरूकता, ये क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नौसेनाओं ने अपने बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाली जो बात है ना, उस पर हामी भरी है कि हम दोनों ही नेविगेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी दोनों देश आपस में शेयर करेंगे। ठीक है ना, जो इंडो पैसिफिक रीजन को शांतिप्रद बना दिया जाए और वहां की जो नेविगेशन की स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, संयुक्त संयुक्त कार्य योजना है किस चीज को लेकर के? उच्च प्रदर्शन वाले जो खेल है, खेल विज्ञान है, खेल चिकित्सा है, वैज्ञानिक अनुसंधान जितने हैं, उसमें संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दी है कि भाई इन सब क्षेत्रों में अपन साथ साथ काम करेंगे। ठीक है, मेंस के लिए क्या चीजें यहां से निकाली जा सकती है? देखिए, पहला तो सॉफ्ट पावर और जो डायस्पोरा है, न्यूजीलैंड में रह रहे जो भारतीय है वो प्रवासी लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही देशों के बीच में कहीं ना कहीं एक पुल के रूप में कार्य करता है कि भारत के अगर प्रवासी वहां पर है तो उनकी सुरक्षा अपना मतलब कर्तव्य है कि भाई उनको सुनिश्चित करे कि उनकी सुरक्षा वहां पर रहे, अधिकारों की सुरक्षा हो, चाहे जो मतलब कहीं ना कहीं जान माल की जो हानि है उसको भी। तो कहीं ना कहीं वो जो डायस्पोरा है वो इंग्लैंड और भारत के बीच में एक पुल के रूप में काम करता है। ठीक है, जिसमें खेल है ना वो प्रमुख स्तंभ है कि न्यूजीलैंड की टीम में भी आपने देखा होगा कि भारतीय मूल के काफी खिलाड़ी मिल जाएंगे आपको। ओके, मुक्त व्यापार समझौता जो एफटीए है, देखिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन के विविधीकरण के लिए कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के साथ जो व्यापार बढ़ रहा है भारत का, और जो आर्थिक सुरक्षा जो अपन सुनिश्चित करना चाहते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। हालांकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स उनको लेकर के रहता है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स है वो अगर इंडिया में आ जाएंगे तो इंडिया का मार्केट है ना वो मतलब न्यूजीलैंड के लिए खुल जाएगा, और इंडिया का जो उत्पादक है उनको कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा मिलेगी। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर टैरिफ लगाता है, लेकिन उसके अलावा के जितने भी क्षेत्र हैं ना उस पर खुले तरीके से काम किया जा रहा है। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग कहाँ कहाँ देखा जाता है? जैसे डब्ल्यूटीओ है, जलवायु परिवर्तन की जितनी भी वार्ताएं होती है, और जो वैश्विक मंच है उनमें दोनों ही देशों के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य है और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसको मजबूत करने पर हर जो दोनों देश है वो अपना दावा पेश करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से? भारत न्यूजीलैंड के संबंधों में संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है। हाल ही में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया है। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरा, दोनों देशों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप टू 2030 अपनाया है। दूसरा भी सही है। न्यूजीलैंड हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का एक संस्थापक सदस्य है। तो तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है, IORA का सदस्य नहीं है। तो केवल कितने हो जाएंगे सही आंसर? केवल 2। ओके, मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए इसमें। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक बदलावों के बीच भारत और न्यूजीलैंड का रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।
ठीक है ना। विवेचना कीजिए कि ये साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कैसे सुदृढ़ करती है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, यहां से भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ आपको गूगल करना है। लेकिन अगर इन जितना भी मैं मेंस के डेली क्वेश्चंस देता हूं उनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस मत भी करो, लिखो मत, बस इनको गूगल पे डाल करके इनके पॉइंट्स निकाल लो, वो अपने नोट्स में ऐड कर लो वैल्यू एडिशन के रूप में, बस इतना करना है, ठीक है ना। बाकी कल डाउट सेशन है, आप सब लोग जुट जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और जो डाउट सेशन के चैनल की लिंक है वो भी मिल जाएगी। ओके। दूसरी न्यूज थी पश्चिमी घाट में, आपको पता है कि भूस्खलन वगैरह हो रहा है केरल में, अभी हाल ही में भूस्खलन का मामला सामने आया था। तो कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है ना उसको किस तरीके से विकसित किया जा रहा है वो आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें। हाल ही में पश्चिम घाट के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स के मामले देखे गए, ठीक है। पश्चिमी घाट में पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र है उनके प्रबंधन और सटीक अर्ली वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता पर बहस वापस से छिड़ गई है, ठीक है। प्रीलिम से रिलेटेड क्या मतलब यहाँ से कंटेंट बन सकता है, देखिए पश्चिमी घाट विश्व के जो 8 उल्लेखनीय हॉटस्पॉट एरियाज जो है उसमें से एक है जहां पर तीव्र वर्षा के कारण अत्यधिक संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। आपको पता है जो ये पश्चिमी घाट है यहाँ पर सबसे पहले जो पवने आती है वो इसी से टकरा करके मूसलाधार बारिश करती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो क्षेत्र है ना वहां पर लैंडस्लाइड भी बहुत भारी मात्रा में देखी जाती है। हालांकि लैंडस्लाइड के और भी कारण है कि भाई तुमने पेड़ उखाड़ दिए तो मिट्टी की जो पकड़ है वो ढीली हो गई है, ठीक है। समितियां कौन कौन सी थी इनके संरक्षण के लिए, देखिए सबसे पहले गाडगिल समिति थी 2011 में, फिर कस्तूरी रंजन समिति 2013 में गठित की। गाडगिल समिति ने कुछ कड़े प्रावधान किए थे, कस्तूरी रंजन समिति ने हल्के से लचीले प्रावधान किए कि भाई उसमें विकास कार्य को थोड़ा बहुत बढ़ावा दिया जा सके, इस तरीके से रखा, ठीक है। तकनीकी समाधान क्या हो सकता है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वर्तमान में वर्षा प्रेरित भूस्खलन के लिए लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर रहा है। कौन, जीएसआई, वर्षा प्रेरित भूस्खलन के लिए लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं आपके मेंस में भी काम आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई जो वेस्टर्न घाट में जो लैंडस्लाइड्स हो रही है उनको रोकने के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं। मेंस के लिए देखिए विकासात्मक बनाम पर्यावरणीय चुनौतियां, पश्चिमी घाट में जो अवसंरचना, ठीक है, अवसंरचना का जो विकास हो रहा है, जैसे सुरंगों की परियोजना चल रही है, सड़कें बनाई जा रही है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा कि विकास वर्सेस जो पर्यावरण का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं इथिक्स में भी आपको पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं इसके दोनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ेगा। मिटिगेशन किस तरीके से किया जाता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है लैंडस्लाइड्स के मामलों को, तो जैव इंजीनियरिंग का उपाय मतलब उपाय आपको मतलब कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। जैसे गहरी जड़ों वाले जो पौधे हैं वो लगाने पड़ेंगे इस रीजन में जिससे मिट्टी की पकड़ ज्यादा बन सके। ढलानों की मैपिंग करनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पर ज्यादा ढलान है वहां पर और अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट जो रिटेनिंग दीवारें हैं उसको भी मतलब आप लगा सकते हो कि जहाँ पर लैंडस्लाइड ज्यादा हो रहा है वहां कंक्रीट का निर्माण करके थोड़ा बहुत उसको रोकने की कोशिश कर ली आरंभिक, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें की जा सकती है। सेंडाई फ्रेमवर्क है उनका अनुपालन करना पड़ेगा आपको। आपदा जोखिम की कमी के लिए भारत की प्रतिबद्धता वाला जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 तक के उसके जो लक्ष्य है उसको कहीं ना कहीं अपना करके आप इन चीजों को कम करने पे काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, प्रीलिम्स और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के संदर्भ में कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिशों में से कौन सा कथन सही है। पहला, हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने की निगरानी करना, ठीक है। दूसरा, पहला गलत है, हिमालय नहीं, ये सिर्फ पश्चिमी घाट से रिलेटेड था, ठीक है ना। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करना है, ठीक है ना। जो इससे पहले गाडगिल समिति थी ना उसने बहुत ज्यादा क्षेत्र को ईएसए घोषित कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो कस्तूरी रंजन समिति इसने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि आपको विकास कार्य भी करना पड़ेगा, दूसरा सही है। तीसरा क्या, तटीय विनियमन जो क्षेत्र है उसके नियमों को ढीला करना, तीसरा गलत ऑब्वियसली, दूसरा सही है क्योंकि सारी चीजें है ना वो लैंडस्लाइड और जो पश्चिमी घाट में विकास कार्य उसको मतलब मध्य में रख करके चीजें करी गई है। हाल के वर्षों में भारत के पश्चिमी घाट में मूसलाधार वर्षा प्रेरित भूस्खलनों की आवृत्ति बढ़ गई है। इन आपदाओं के पीछे के कारणों को आपको बताना है, इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या संस्थागत और तकनीकी उपाय हो सकते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। वही करना है, गूगल करना है, पॉइंट्स निकालने, कुछ भले ही लिखो ना लेकिन पॉइंट्स निकाल के रखे अपने नोट्स में अपडेट करने हैं। एक आंसर राइटिंग के अलग से नोट्स बना लो करंट के लिए, ठीक है ना, उसमें नोट्स में आपको इसको अपडेट करना है। तीसरी न्यूज है ब्रिक्स परिवहन सहयोग और सतत परिवहन प्रणाली, पीआईबी पे एक न्यूज प्रकाशित हुई थी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने ब्रिक्स देशों के बीच में एक सतत, सस्टेनेबल, लचीली और भविष्य के लिए तैयार की जाने वाली परिवहन प्रणाली के निर्माण हेतु मजबूत सहयोग का आह्वान किया। भारत ने हरित परिवहन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ने पर बल दिया। ठीक है, अब प्रीलिम्स के क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इस न्यूज से? ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, आपको पता है, जिससे ये वैश्विक आबादी और व्यापार के एक बड़े हिस्से के रूप में मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब ब्रिक्स में कितने सदस्य हैं, ठीक है, मूल कितने थे, प्लस अब कितने ऐड हुए, इसको आपको बताना है कमेंट में, जिससे आपका नॉलेज थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो गूगल करिए, कमेंट में आकर के वापस लिखिए और वापस यहीं से वीडियो स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हरित गतिशीलता, ग्रीन मोबिलिटी, देखिए भारत इसके तहत अपनी फेम जो नीति है, जिसमें इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको अपनाने की बात है, और राष्ट्रीय जो हरित हाइड्रोजन मिशन है, इनके अनुभवों को साझा कर सकता है कि किस तरीके से जो हरित परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स क्षमता जो है, भारत का ध्यान परिवहन लागत कम करने पर है। ठीक है ना, पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है ना, उसका भी उद्देश्य यही है। अब जो एकीकृत मॉडल है कहीं ना कहीं वो ब्रिक्स मंच पर प्रस्तुत करने पर जोर दे सकता है भारत। मेंस में क्या चीजें लिखी जा सकती है? जो वैश्विक दक्षिण सहयोग है, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व है, ठीक है ना, परिवहन बुनियादी ढांचे में ब्रिक्स सहयोग के माध्यम से भारत वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए कम लागत वाली, टिकाऊ और प्रौद्योगिकी जो है उसको प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, जलवायु प्रतिबद्धता, एनडीसी क्या है? परिवहन क्षेत्र वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में बहुत बड़ा योगदान देता है, कि जो परिवहन जो मार्ग बनाए जाते हैं उनके निर्माण में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में रिलीज होता है। तो ब्रिक्स देशों का तकनीकी सहयोग भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो अचीव करने में हेल्प कर सकता है। ओके, आर्थिक एकीकरण देखिए, टिकाऊ परिवहन गलियारे जो आप निर्माण करोगे, जैसे कि उत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा है, आईएनएसटीसी है, वो ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक जो बाधा है उसको भी दूर करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस न्यूज से इस तरीके के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट्स आप निकाल सकते थे। क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रिक्स समूह के संदर्भ में कितने कथन सही है? ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मल्टी मोडल लॉजिस्टिक और हरित परिवहन गलियारों को बढ़ावा देना है, पहला सही है। दूसरा, एनडीबी केवल मूल संस्थापक ब्रिक्स देशों को ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, तो गलत है। भारत ने ब्रिक्स के भीतर परिवहन प्रणालियों के डिजिटलीकरण के लिए अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का प्रस्ताव रखा है, तो पहला और तीसरा हो जाएगा सही। ठीक है, ओके, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में सतत और कार्बन मुक्त परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण आर्थिक प्रगति और जलवायु न्याय दोनों के लिए आवश्यक है। ब्रिक्स सहयोग के आलोक में इस कथन का परीक्षण करना है। आगे समझ में? ठीक है, ओके। आज की चौथी न्यूज देख लीजिए, आईएनएस महेंद्रगिरी है ना, उसका कमीशन होना हुआ। ठीक है, पीआईबी में न्यूज थी, भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम जो उन्नत स्टील फ्रिगेट है, वहां पर आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन किया जाएगा। ठीक है ना, यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वां और आखिरी स्टील्थ फ्रिगेट है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। प्रीलिम्स के पॉइंट देख लीजिए, यहां पर प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स क्या है? ये नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स का हिस्सा है, जिन्हें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, रडार से बचने की क्षमता वाले जो उन्नत सेंसर वाले जो कहीं ना कहीं नौवहन क्षमता है उसको विकसित करना है। स्वदेशीकरण की सीमा देखिए, इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली लगभग 75% जो सामग्री है ना, वो घरेलू फर्मों द्वारा, एमएसएमई द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, महेंद्रगिरी नामकरण कैसे पड़ा? इसका नाम ओडिशा में स्थित कलात्मक और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण महेंद्रगिरी पर्वत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मेज में देखिए, हिंद महासागर जो क्षेत्र है उसमें सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको कमीशन किया गया है, कि चीन की जो हिंद महासागर में जो उपस्थिति बढ़ रही है, यह युद्धपोत कहीं ना कहीं भारत की जो सागर नीति है उसको मजबूती प्रदान करेगा। ओके, रक्षा विनिर्माण देखिए, स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कहीं ना कहीं जो उद्योग है वो स्थानीय रोजगार पैदा कर सकता है और रक्षा पारिस्थितिक तंत्र में एमएसएमई का जो कौशल है ना उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, रणनीतिक स्वायत्ता भी है, कहीं ना कहीं आप अगर सैन्य हार्डवेयर बना रहे हो तो विदेशों पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी और आपकी विदेश नीति अधिक स्थिर हो जाएगी, है ना, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे आपको रक्षा उपकरणों के लिए। ओके, प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट 17A क्या है? तो भारतीय नौसेना के लिए गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट्स का निर्माण है। मेंस का क्वेश्चन,
नौसेना के स्वदेशीकरण से न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि यह देश के रक्षा औद्योगिक आधार डिफेंस इंडस्ट्रियल जो बेस है उसको भी सुदृढ़ करेगा। प्रोजेक्ट 17A के संदर्भ में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। हो गया, समझ में आ गया? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, पांचवी न्यूज थी, ईरान द्वारा क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज थी। नवीनतम सैटेलाइट इमेजों से ये दिख रहा है कि ईरान अपने वापस जो परचीन सैन्य परिसर है ना, उसके भीतर एक संवेदनशील भूमिगत परमाणु सुविधा तालेगान 2 का पुनर्निर्माण शुरू कर रहा है। ओके, प्रीलिम्स में देखिए भौगोलिक अवस्थिति आपको दिखानी है। परचीन और तालेगान 2 ईरान के संवेदनशील सैन्य और परमाणु अनुसंधान परिसर है। ईरान की आपको मैपिंग देखनी है गूगल करके कि ईरान के आसपास कौन कौन से देश है, कौन सा समुद्र लगता है या फिर कौन सा सागर लगता है। IAEA की क्या भूमिका है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, उसकी सुरक्षा उपाय लागू करती है, ठीक है, और निगरानी करती है। ठीक है, JCPOA क्या है 2015 का? इसमें ईरान परमाणु डील भी कहा जाता है, जिससे अमेरिका 2018 में बाहर हो गया था। तब से ईरान ने यूरेनियम संवर्धन जो है ना, यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसकी सीमाएं बढ़ा दी थी, है ना। अगर 60% तक आप एनरिच कर लेते हो तो वो परमाणु बम बच जाता है। तो जब तक अमेरिका शामिल था तब तक तो सीमाएं लागू थी, लेकिन अमेरिका के बाहर होते ही इन्होंने अपनी सीमाएं बढ़ा दी। मैं इसमें देखिए पश्चिमी एशिया में अस्थिरता, ठीक है, आपको पता है ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम को फिर से सक्रिय करने से इजराइल ईरान संघर्ष और खाड़ी क्षेत्रों में हथियारों की होड़ वापस बढ़ सकती है, जो कि भारत के जो ऊर्जा हित है, अगर इन क्षेत्रों में युद्ध चलेगा तो ईरान और जो खाड़ी देशों से जो भारत को तेल आयात करते हैं भारत, उसमें कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में रुकावट आ जाएगी। ओके, वैश्विक प्रसार व्यवस्था को चुनौती। देखिए ईरान का ये कदम वैश्विक अप्रसार संधि जो है NPT, ठीक है, मतलब जो परमाणु हथियार है उसके अब विस्तार नहीं होगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है उनकी प्रभावशीलता पर भी गंभीर सवाल उठाएगा कि किस तरीके से ईरान तो अपना विकास कर रहा है परमाणु ऊर्जा हथियारों का, तो दूसरे देश भी इससे मतलब इस चीज को लेकर के प्रोत्साहित हो जाएंगे। भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन किस तरीके से रखना है कि भारत के साथ ईरान के जो संबंध है ना वो ठीक है, जैसे भारत चाबार बंदरगाह को विकसित कर रहा है ईरान में, लेकिन साथ ही अमेरिका और इजराइल के साथ में भी आपको गहरी साझेदारी बना करके रखनी है। तो कूटनीतिक रिलेशन को भी संतुलित करने की यहाँ पर भारत को आवश्यकता होगी। ठीक है, कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाला तालेगान 2 और परचीन का संबंध किस देश से है? तो ये है ईरान से। मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। पश्चिमी एशिया में एक संभावित परमाणु संपन्न देश का उदय इस क्षेत्र के भू राजनीतिक संतुलन को पूरी तरीके से बदल सकता है। इस संदर्भ में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पुनरुद्धार से भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो आज की देखो न्यूज हो गई है, 5 न्यूज थी, और आप अगर कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, हमारे कोर्सेज मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखिए, आप जाकर के डाउनलोड कीजिए और वहां से आपके कोर्सेज को लिखिए। ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।